जैसी बात आए कि रे ऑप्टिक्स क्लास 12 बेसिकली फिजिक्स का चैप्टर है। तो रे ऑप्टिक्स में हम लोग पढ़ेंगे लाइट के बारे में। तो सबसे पहले बात आती है कि लाइट क्या होता है यार। तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है, जिसकी वेवलेंथ बिलोंग करती है आपके विजुअल पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम के, ठीक है। तो विजुअल पार्ट स्पेक्ट्रम की जो रेंज होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, लगभग 380 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर होती है, ठीक है। जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसकी फ्रिक्वेंसी कम होगी, वो ऑब्वियसली बात है, ठीक है। तो लाइट एक वेव है, मान लिया जाता है कि वो स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करेगी, लेकिन वो करती नहीं है। जब थोड़ी बहुत बड़ी लेती है तो स्ट्रेट लाइन मान लेते हैं, ठीक है। तो रे ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे फोकल सबसे पहले बात करेंगे रिफ्लेक्शन की, उसके बाद करेंगे रिफ्लेक्शन की, फिर कुछ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम रिफ्लेक्शन की। तो रिफ्लेक्शन के जो 6 केसेस होते थे, प्रिंसिपल एक्सेस जो 6 केसेस होते थे, इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, इमेज के फॉर्मेशन के रूल्स क्या है, वो हम सब क्लास 10 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसमें ध्यान देने की तुम्हें कोई इम्पोर्टेंट, सारे लोग जानते ही हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे जो फोकल लेंथ होगी स्पेरिकल मिरर की, वो कैसे हम प्रूव करते हैं, ठीक है। तो हमने अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ से ये लाइन पास करेगी, फोकस से होते जाएगी, ठीक है। इसके वाइस वर्सा होता है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर किसी भी स्पेरिकल मिरर के एक नॉर्मल काम करता है। थीटा ये है तो ये थीटा हो गया, ठीक है। तो थीटा ये हो गया, ये थीटा तो ये भी थीटा हो गया, और एक हमने इसको एंगल मान लिया, तो इन दोनों का सम इसके इक्वल होगा, तो ये 2 थीटा हो गया, ठीक है। तो आपको ट्राइंगल लगाना है, tan 2 थीटा कितना हो जाएगा, tan 2 थीटा, तो PM/F, और थीटा कितना होगा नॉर्मली, थीटा की अगर बात करें तो MP/R। तो यहाँ से अगर कैलकुलेट करोगे तो फोकल लेंथ आता है रेडियस कर्वेचर का हाफ आता है ओब्वियसली, ठीक है। अब बात करेंगे मिरर इक्वेशन की। तो मिरर इक्वेशन की बात करें, मिरर फार्मूला कैसे आता है उसके बारे में बात करेंगे। तो हमने ऑब्जेक्ट को माना यहाँ पर रखा हुआ है यू डिस्टेंस की दूरी पर, यहाँ से अगर पास करता तो वाई से होकर जाएगा, तो यहाँ पर इसकी इमेज बन रही है। तो इमेज फोकल पोल से तो बी हो गया, और सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल के बीच में दूरी होगी आर, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट है उसका अल्फ़ा हो गया, इसकी बीटा हो गई, इसकी गामा हो गई। तो ये थीटा आ रहा है, ये नॉर्मल जैसे काम करता है, कैसे काम करता है, एज अ नॉर्मल काम करता है। जब ये एज अ नॉर्मल काम करेगा तो ये एंगल इसके एंगल इक्वल होगा। थीटा एंगल मान लो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड भी थीटा ही एंगल हो गया। अल्फ़ा बीटा गामा ऐसे मान लिया अल्फ़ा बीटा गामा हो गया ना, तो थीटा प्लस अल्फ़ा बीटा के इक्वल हो जाएगा, और बीटा प्लस थीटा गामा के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको थीटा और थीटा की ऐसी वैल्यू रख देनी है। तो इस फॉर्मूले के आना है किसमें, कि 2 बीटा और अल्फ़ा और गामा के फॉर्म जैसी आ जाए, तो अल्फ़ा बीटा गामा ये 10 अल्फ़ा 10 बीटा 10 गामा की वैल्यू निकाल के इसे पुट कर दोगे, तो आपके मिरर इक्वेशन, मिरर फार्मूला फॉर स्पेरिकल मिरर के लिए आ जाएगा, ठीक है, जिसको मिरर इक्वेशन भी कहते हैं। अगर हम आगे बात करें मैग्नीफिकेशन की, तो मैग्नीफिकेशन कैसे निकालोगे, तो मैग्नीफिकेशन में वही रूल लगेगा। मान लो हमारे ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, तो इसकी इमेज यहाँ पर बनेगी ना, ठीक है। एंगल ऑफ यहाँ से एंगल, दोनों का एंगल सेम होगा, तो ए बी tan थीटा यहाँ से अगर निकाला जाए, ए बी पी को एंगल लिया जाए, तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू आ गई AB/V, और यहाँ से अगर थीटा की वैल्यू निकालें तो PB'/AB', ठीक है। तो यहाँ से अगर निकालोगे तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ इमेज, तो यहाँ से आएगा जो निकल के हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब जो बड़ा होगा वो नीचे रहेगा, ठीक है। जो जिसके कंपेयर में निकालते हैं, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर होगा, नीचे होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऊपर होगा हाइट ऑफ इमेज, फिर होगा -B/U, क्योंकि B बाद में आया है ना, तो जो पहले आएगा वो नीचे रहेगा, क्योंकि जैसे आपने घर देखे होंगे तो जो बड़ा पहले आता है वो नीचे रखा जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे फील्ड ऑफ व्यू की। तो फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है, जिसमें रिफ्लेक्टेड रे फैली हो, जहाँ से मुझे इमेज मिले उसको कहेंगे फील्ड ऑफ व्यू, ठीक है। और रोटेशन ऑफ मिरर की बात करें, अगर आपने मिरर को एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम रहा, नहीं हमारा जो इंसिडेंट रे है वो सेम रही, और हमने थीटा एंगल रोटेट कर दिया क्या, मिरर,
तो रिफ्लेक्टेड जो रे है वो कितना एंगल रोटेट हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। हम देख चुके हैं कैसे करेंगे। मान लो थीटा एंगल रोटेट कर दिया, पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस आई था, बाद में कितना हो जाएगा आई प्लस थीटा। ये किसके इक्वल होना चाहिए, जो हमारा रिफ्लेक्टिंग एंगल है वो। तो ये अगर आ रही है थीटा तो ये कितना हो जाएगा आर माइनस थीटा। इसको मान लो एक्स रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड रे रोटेट हुई है, तो इसके ये और इसका पूरा सम इक्वल होना चाहिए, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, तो यहाँ से हमने रोटेट किया तो रिफ्लेक्टेड जो एंगल है वो कितना रोटेट हो गई होगी 2 थीटा। ठीक है, वेलोसिटी की अगर बात करें प्लेन मिरर का, अभी तक हम देखते क्या आ रहे थे, वेलोसिटी और प्लेन मिरर को रेस्ट पे रखते थे तो हम इमेज को मूव कराते थे। अब हम यहाँ रिस्पेक्टिव की बात करेंगे, किसी के रिलेटिव में कंपेयर की बात करेंगे। ठीक है, तो अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर और वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इमेज, तो ये निगेटिव होगा, क्योंकि अगर आपकी इमेज प्लेन मिरर के पास आ रही है तो उसमें आपको उस जस्ट अपोजिट आते हुए दिखेगी ना। जितना जितना आप मिरर के पास जाओगे तो उतना ही उसके पास दिखेगी। ठीक है, तो यहाँ से आपको रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है, और यहाँ बाई एक्सिस कंपोनेंट आपका कभी उसके इमेज में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमेशा एक्स एक्सिस ही उसका कंपोनेंट जो बताएगा कि इमेज बढ़ रही है या घट रही है। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी मिलेगी मिरर में, तो मिरर में जो जितनी वेलोसिटी उसका डबल माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा क्या, वेलोसिटी ऑफ इमेज आपको जो शो हो रही है प्लेन मिरर में। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे रिफ्रैक्शन की। तो रिफ्रैक्शन में जैसे आपको टर्म आए रिफ्रैक्शन, तुरंत आना चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यही है दोनों, इंसिडेंट रे ये जो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पहले होता था वो सेम है ये। ठीक है, तो स्नेल्स लॉ यही कहता है जैसे जैसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाओगे वैसे वैसे आपका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो भी बढ़ेगा। मतलब क्या है, रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और रेशियो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहता है। तो साइन आई अपन साइन आर मैंने मान लिया क्या कांस्टेंट है, तो यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल हो जाता है। तो यहाँ से अगर कांस्टेंट हटाओ तो आपको ये मिलेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाओगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा सर। ठीक है, आपको ध्यान रखना है ये वही आएगा जहाँ पर ये होगा, ये वही आएगा जहाँ पर ये होगा, दैट्स इट। हर जगह तुमको ये लगाना है। देखो N1 का साइन आई, जहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा हो जिस मीडियम में, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके साथ रहेगा, दैट्स इट। हर चीज़ में यही लगाना है। अब हम बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, कुछ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो एब्सोल्यूट भी एक रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही है, बट क्या उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद जो रिलेटिव जिसके कंपेयर में निकालते हैं वो कंपेयर में नीचे होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग, दैट मीन्स एयर। ठीक है, एयर के रेस्पेक्ट में निकालते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, स्पीड ऑफ एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ जो लाइट की होती है एयर में कितनी है अपॉन स्पीड ऑफ लाइट, सी भी। ठीक है, सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर में, और सी बी मतलब वेलोसिटी, तो मीडियम की होगी वेलोसिटी। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताओ, उसके डेंसर मीडियम को बताता है, ऑप्टिकल डेंसिटी उसके में बताता है कि इसमें लाइट इतनी स्पीड से जा रही है तो डेंसर हम जाएगी तो कितनी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। ठीक है, तो ये बताता है, मतलब एक इसका सुझाव देता है कि इसमें इतनी स्पीड थी उसमें कितनी स्पीड होगी। ठीक है, इसमें ये बताता है। तो रिलेटिव भी यही हो गया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसमें वेलोसिटी ऑफ स्पीड की उतनी ही कम होगी, ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2, तो वेलोसिटी ऑफ B2 होगी अपॉन B1। ठीक है, तो यहाँ से अगर बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ N1 अपॉन N2 तो B2 अपॉन B1 हो जाएगा, और B2 जिसकी स्पीड ज़्यादा उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो λ2 अपॉन λ1। ये कैसे आएगा, क्योंकि स्पीड हम लोग पढ़ती हैं, सी क्या होता है, सी क्या होता है फ्रिक्वेंसी इंटू लैम्डा, फ्रिक्वेंसी इंटू लैम्डा यहीं से आए तो आएगा। ठीक है, यहाँ से हम निकाल देते हैं। फ्रिक्वेंसी कभी चेंज होगा नहीं, फ्रिक्वेंसी इंडिपेंड होती है, मीडियम में फ्रिक्वेंसी चेंज ही नहीं होगी, दैट्स इट। फ्रिक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती है। तो रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास चला है तो मुझे रिफ्रैक्शन इस पॉइंट पर निकालना है, रिफ्रैक्शन पॉइंट इस पॉइंट पर निकालना है। तो यहाँ से शो करना है कि रिफ्रैक्शन ऑफ एंगल आई
इसके इक्वल हो जाएगा कि नहीं। तो देखो अगर इसका हम इधर मल्टीप्लाएंगे तो साइन आई किसके मल्टीप्लाई में होगा, देखो साइन आई कहाँ एयर में है, तो साइन आई इंटू एयर हो गया। और देखो साइन R2 किस में है, R1 में है, R1 में कहाँ आ रहा है, एन ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो एन जी इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो है ना, साइन R2 कहाँ बन रहा है, साइन ग्लास में, तो ग्लास का में मल्टीप्लाई हो जाएगा। साइन ए कहाँ बन रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ई, इसमें एयर में। तो वही बात है ना, हम बता चुके जिसमें साइन आई बन रहा है उसके साथ उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे रियल डेप्थ ऑफ अपेरेंट डेप्थ। तो रियल डेप्थ अपेरेंट डेप्थ कब होता है, जब जो दो मीडियम आती है ना, तो दो मीडियम बताते हैं कि एक्चुअल में कहाँ थी और कहाँ दिख रही है। ठीक है, पोजीशन का डिफरेंस आता है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, जो शिफ्ट होती है रियल डेप्थ माइनस अपेरेंट डेप्थ होती है। अगर रियल डेप्थ ज़्यादा है तो, अगर अपेरेंट डेप्थ ज़्यादा है तो अपेरेंट डेप्थ माइनस रियल डेप्थ हो जाएगी। ठीक है, देखो एक केस तो ये बन सकता है, साइन आई अपन साइन आर, तो एन टू देखो यहाँ पर कहाँ बन रहा है, साइन आई देखो कहाँ बन रहा है, एन टू मीडियम में, तो एन टू इंटू साइन आई हो जाएगा एन वन इंटू साइन आर। साइन आई और साइन आर की वैल्यू यहाँ से निकालना है। साइन आई यहाँ पर निकालें तो ये एक ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर एक्स हो जाएगा। तो साइन आई टेन आई की इक्वल हो जाएगा, तो मुझे टेन थीटा लगाना है, टेन आई टेन आर की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। ये पूरा ट्राइंगल देखकर पूरी वैल्यू हमें मिल जाएगी यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से रियल डेप्थ अपन अपेरेंट डेप्थ, जिस मीडियम में वो चीज़ दिख रही है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर आप अपेरेंट डेप्थ ज़्यादा है तो अपेरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ, जिसमें वो चीज़ हो रही हो तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, जिस यहाँ बात करें तो इसकी शिफ्ट ए डी ज़्यादा होगा तो ए डी माइनस आर डी हो जाएगा। और देखो साइन आई कहाँ बन रहा है, साइन आई इसका बनता है ईयर में, तो एन वन साइन आई हो जाएगा एन टू साइन आर। साइन आई और साइन आर की वैल्यू निकालना है ये एंगल बना करके, तो यहाँ साइन आई की वैल्यू हो जाएगी एक्स अपॉन आर डी और एक्स अपॉन ए डी, यहाँ से भी वही वैल्यू निकल के आएगी ए डी अपॉन आर डी एन टू अपॉन एन वन। अब बात करें शिफ्ट थ्रू ग्लास स्लैब। तो ग्लास के लिए शिफ्ट कैसे बनता है, अगर एक मीडियम होता, मान लो आपकी आँखें इधर हैं, आँखें इधर इधर हो, निकाल दो, निकाल दो। तो शिफ्ट थ्रू ग्लास स्लैब, पहले अगर ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ रखा था और इधर जाएगा तो मान लो मेरी इमेज यहाँ पर फॉर्म हो रही थी, और जब हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर बन रहा था और फिर इसको क्या लगेगा, इमेज की जो रे आ रही है यहाँ से आ रही, तो ये एज ऑब्जेक्ट काम करेगा सेकंड के लिए हमेशा। जो पहले द्वारा इमेज बन रही वो सेकंड के लिए एज ऑब्जेक्ट काम करती है। तो यहाँ से बनेगा तो इसकी इमेज हम आपको यहाँ पर शिफ्ट नज़र आएगा, अगर आपको यहाँ से देख रहे हो। ठीक है, अंदर होता तो आपको इमेज यहाँ दिखती, और जस्ट दो बार हो रहा तो फाइनल इमेज आपको यहाँ से मिलेगी। ठीक, तो इसकी थिकनेस मान लिया मैंने टी है, इसको मान लिया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी दूरी पर है एक्स, तो शिफ्ट कितनी होगी एस, फाइनल शिफ्ट निकालना है। तो पहले यहाँ से शिफ्ट निकाल लो, यहाँ से यहाँ तक की शिफ्ट कितनी निकल रही है, फिर यहाँ से इतनी शिफ्ट कितनी निकल रही है वो, तब फिर फाइनल में से ये माइनस कर देंगे, फाइनल में से ये माइनस कर देंगे तो ये आपकी आ जाएगी। तो पहले फर्स्ट केस के लिए कितना बन रहा है, अगर इस पॉइंट की अगर बात करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मुझे निकालना है शिफ्ट के लिए, तो जिसमें हो रहा है शिफ्ट मुझे कहाँ नज़र आ रही है, इसमें हो रहा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 का होगा। ठीक है,
n2/n1 d/d'। सो वही लगाना है, साइन आई इंटू n1, फिर साइन आई और साइन आर की वैल्यू निकालना है, उसके बाद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से d/d' और n2/n1 हो जाएगा d/d'। ठीक, तो यहाँ से डी डैश जो पहले के लिए रियल डेप्थ निकल के आया है, शिफ्ट जो एपरेंट डेप्थ निकल के आई μ/x। बाद में जो हमने देखा था, तो जब जो इमेज एज ऑब्जेक्ट काम कर रहा था, तो u/x हो जाएगा, तो t+u/x ये फाइनल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, क्योंकि यहाँ से देख रहे हैं ना, तो t+u/x/μ। तो यहाँ से अगर निकालें तो ये माइनस कर दो, ये पूरी में से इसको, तो ये आ जाएगी आपकी। ठीक, इसको सॉल्व करें, t/1 - 1/u। ठीक है, क्रिटिकल के केस की बात करें तो क्रिटिकल एंगल के लिए बात करेंगे, जैसे जैसे साइन आई बढ़ाओगे साइन आर बढ़ता जाएगा। एक केस आएगा जब रिफ्रैक्शन एंगल आपका 90 डिग्री हो जाएगा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल है जब रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री हो जाए। ठीक है, तो ये क्रिटिकल सिचुएशन बन जाती है। ठीक, तो हम यहाँ पर अगर एंगल निकालें तो साइन आई इंटू n1, अगर इसका रिफ्रैक्टिव एंगल n1 है तो उसका कितना हो जाएगा, अगर इसका n1 है, इसका कितना है n2, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो और यहाँ जो साइन r हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, तो यहाँ से जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस डेंसर मीडियम का निकालते हैं, किसी का भी मान लो ये n1 का था तो n2 का हो जाएगा। ठीक, तो रिफ्रैक्शन एंगल n1/sin c। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, sin c क्रिटिकल एंगल पर वो बताया होगा, तो रिफ्रैक्टिव एंगल यहाँ से निकाल सकते हैं। प्रिज्म की बात करें तो प्रिज्म में तो सिंपल है, एक एंगल बनाना है और इसकी एक प्रिज्म बनाना है। एंगल ऑफ प्रिज्म वही होगा जब जिन दो साइडों से रिफ्रैक्शन हो रहा हो, एक साइड ये हो गई, इधर से हो रहा होगा, तो अगर इधर ऐसे हो रहा है, इधर से आ रही है, इधर से निकल के इधर हो रहा है, तो जिन दो साइडों के बीच में रिफ्रैक्शन हो रहा होगा, उन्हीं दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ प्रिज्म होगा। तो यहाँ से इंसिडेंट एंगल आई बनाते हुए एंगल बना रही है और यहाँ जा रही है तो इधर बन रहा है, तो इसका रिफ्रैक्शन एंगल L1 हो गया, इसका R2 हो गया। ठीक है, तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या बताता है, कितनी पाथ से भटक गई है। तो डेल्टा जो होगा वो किसके इक्वल होगा, अगर ये पूरा आई है वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ये R1 है, तो ये कितना हो जाएगा I - R1, वैसे ही ये हो जाएगा E - R2। ये दोनों साइडों के सम के इक्वल होगा, डेल्टा आ जाएगा I - R1 प्लस E - R2, ब्रैकेट कॉमन ले लो तो R1 प्लस R2 हो जाएगा। इन दोनों को देखो 90 डिग्री बन रहा है, पूरे क्वाड्रिलेटरल को देख रहे हैं, तो एंगल A प्लस एंगल C एंगल S किसके इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के। तो ये इन दोनों का सम और इसका सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल R1 प्लस एंगल R2, इस ट्रायंगल को देखो तो ये R2 के इक्वल हो जाएगा, R2 प्लस R1 ये 180 हो जाएगा। यहाँ से इसकी वैल्यू निकालना है और एंगल दोनों का सम 180 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों 180 पहले से हो चुके हैं। तो यहाँ से एंगल A इसकी वैल्यू इसमें रखनी है 180 माइनस A, तो यहाँ से E जो निकल के आएगा वो R1 प्लस R2 निकल के आए, इसको यहाँ पर रख देना है, तो ये आपको फाइनली मिल जाएगा AEI बॉबल्स के ध्यान से ये हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाओगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस से बढ़ा रहे हैं तो एंगल ऑफ डेविएशन कम हो रहा है। जैसे जैसे एंगल ऑफ डेविएशन कम होगा तो एक कंडीशन वो आएगा जब एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमरजेंट के इक्वल हो जाएगा, तो वही हो जाएगा एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन का पॉइंट। ठीक है, मिनिमम का पॉइंट आ जाता है। तो एंगल ऑफ प्रिज्म, जब एंगल ऑफ प्रिज्म बढ़ाओगे तो डेल्टा भी बढ़ता है, मगर एंगल ऑफ डेविएशन भी बढ़ता है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाओगे तो एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ेगा, क्योंकि एंगल ऑफ डेविएशन बहुत, मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा रहे हो तो प्रिज्म तो एंगल ऑफ डेविएशन भी बढ़ेगा। ठीक है,
वो ऐसे बढ़ेगा, जितना डेंसर मीडियम होगा उतना ही स्पीड कम होगी तो वो ज़्यादा बेंड करेगा, ठीक है। एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ेगा, जिसकी ज़्यादा वेवलेंथ होगी उसका एंगल ऑफ डेविएशन जो ज़्यादा लंबा होगा वो कम से मुड़ पाएगा, है ना। तो कम मुड़ेगा तो एंगल ऑफ डेविएशन कम होगा। तो वेवलेंथ जिसकी जितनी ज़्यादा उसका एंगल ऑफ डेविएशन कम। तो वेवलेंथ किसकी ज़्यादा होती है, जो ज़्यादा बेंड करता है। तो बेंड कौन करता है सबसे ज़्यादा, वॉयलेट। एंगल ऑफ डेविएशन वॉयलेट का कम, वॉयलेट का एंगल ऑफ डेविएशन ज़्यादा होगा, लैम्डा कम हो जाएगा, ठीक। तो इसका अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको आई और आर के इक्वल लिखना है, और आई और आर जैसे रखोगे, आर की वैल्यू ये निकाल लो और आई की वैल्यू ये निकाल लो, ठीक है। और रिफ्रैक्शन जिसमें हो रहा है, जिस पॉइंट पर निकालना है, तो ये एंगल कहाँ पे बन रहा है, साइन आई ईयर में, तो रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ ईयर का मल्टीप्लाई करना है। साइन आर कहाँ बन रहा है, उसमें बन रहा है प्रिज्म में, तो प्रिज्म का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन उसको मल्टीप्लाई करना है। और जैसे आई और आर की वैल्यू रख दोगे तो आपको ये फॉर्मेट मिल जाएगा, ठीक। ठीक है, ये क्वेश्चन बनेगा। आज के लिए इतना ही, फिर हम बात करेंगे आगे, ठीक है। थैंक यू।